अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह ईमेल एड्रेस मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। जैसे आपको फ़ीज़ेबल लगे अपनी स्टोरी भेजें। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बस शोर ना हो, डिस्टॉर्शन ना हो, किसी ऐसी जगह रिकॉर्ड करें और रिकॉर्डिंग करके भेज दें। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हुमा नवाब साहिबा हैं, इन्होंने हमें भेजी है। ये बताती हैं कि इनके फादर की जो तबीयत थी वो 1999 2000 में बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुई। ये लोग फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग लोग थे और इनके जो है फाइनेंस के कोई इश्यूज़ थे नहीं। ये 3 बेटियां थीं जिनमें जो स्टोरी भेज रही हैं वो सबसे बड़ी बेटी थी। उसके अलावा 2 बहनें थीं इनकी, इनके माँ बाप थे, यानी टोटल 5 लोग इनकी फैमिली में मौजूद थे। और जब इनके फादर की एकदम से तबीयत ख़राब होना शुरू हुई तो ये लोग जो है वो मलीर में रहा करते थे। ये बताती है कि इनके जो फादर थे उनको मुख्तलिफ़ अस्पतालों में हमने दिखाना शुरू किया, एक के बाद एक के बाद एक। बेसिकली उनका जो मसला था वो ख़राब से ख़राब होता चला जा रहा था और उनकी तबीयत थी कि वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। बहरहाल काफ़ी अस्पतालों में घूमी फिरी, उसके बाद इनको किसी ने एक मशवरा दिया और वो मशवरा ये था कि कराची का एक बहुत बड़ा मशहूर अस्पताल है, तो वहाँ पे अपने फ़ादर को एडमिट करा दें और वहाँ पे एडमिट करा दें, वहाँ पे इंशाल्लाह कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा इसका। खैर, इन्होंने जो भी सजेशन वगैरह इनको दी गई थी उसके मुताबिक इन्होंने वहाँ जाके थोड़ी मालूमात ली और जब ये सेटिस्फाई हो गई तो इन्होंने अपने फ़ादर को वहीं पे एडमिट कराना बेहतर समझा। अब इनके फ़ादर जो थे उनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती चली आ रही थी। ये जब अस्पताल लेके गई तो डॉक्टरों ने इनको कहा कि भाई हम नहीं कह सकते कि कितना टाइम लगेगा। हो सकता है कि 1 महीना लगे, हो सकता है 2 महीने लगें और ये भी हो सकता है कि 3 महीने लगें। तो आपके जो फ़ादर हैं उनको यहाँ पे एडमिट रखना पड़ेगा। अब आप देख लें आप किस तरह मैनेज करेंगी, क्योंकि आपके घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है। आपकी 3 बहनें हैं और आपकी मदर हैं। आप किस तरह मैनेज करेंगी ये आपको डिसाइड करना होगा। अब ज़ाहिर सी बात है इनके फ़ादर इनके लिए सब कुछ थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे और फिर बज़ाहिर फाइनेंशियली इश्यूज़ भी नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने फ़ादर को उस अस्पताल में एडमिट करा दिया और उस अस्पताल के सराउंडेड तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर एक फ़्लैट्स थे या अपार्टमेंट थे, वहाँ पे ये सेटल हो गई। अब इन्होंने जो घर लिया था वो बेसिकली किराए पे लिया था और इनका इरादा यही था कि 2-3 महीने में जैसे ही इनके फ़ादर की तबीयत बेहतर हो जाएगी तो वापस जहाँ पे इनका अपना घर है, अपना बंगला मौजूद है, वहाँ चले आएंगी। खैर, बहरहाल इनके फ़ादर वहाँ पे एडमिट हो चुके थे अस्पताल में। ये अस्पताल जो है वो सुबह चले आती थी 8-9 बजे और उसके बाद से अपने फ़ादर का लुक आफ्टर करती थी। ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा अस्पताल था तो वहाँ पे नर्सिस वगैरह भी मौजूद थी। 24 घंटे इनको वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं थी, तो जितना भी टाइम इनको अलाउ था ये वहाँ पे जाती गुजारती और उसके बाद जो बाकी टाइम था उसमें नर्सिस वगैरह इनके फ़ादर का ख्याल रखती। ये वापस उसी अपार्टमेंट में या उसी घर में आ जाती जो इन्होंने किराए पे लिया था। ये बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अस्पताल से निकलने में इनको देर लग गई। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। शदीद बारिश हो रही थी। जैसे ये बाहर निकली तो वहाँ पे कोई रिक्शा टैक्सी वगैरह इत्तफाक से इनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक तो शदीद बारिश हो रही थी, दूसरा ऊपर से लाइट गई हुई थी, तीसरा यह है कि रात के इस पहर में नॉर्मली सवारी मिलना आसान नहीं होता। अब ये बताती हैं कि मैं जैसे ही बाहर निकली अस्पताल से तो जाहिर सी बात है ये जो अपार्टमेंट था, फ्लैट था, इसकी 15-20 मिनट की वॉक पे रास्ता था। तो मैंने वॉक करना शुरू कर दी। मैंने सोचा कि सवारी मिले या ना मिले, मुझे तो अपने अपार्टमेंट में या अपने फ्लैट में पहुंचना है, क्योंकि मेरी मदर, मेरी जो बहनें वगैरह हैं वो भी मेरा वेट कर रही होंगी। खैर, ये पैदल चलना शुरू हुई। शदीद बारिश हो रही थी, पिच डार्क हुआ हुआ था, लाइट गई हुई थी और बिजली चमक रही थी। ये बताती कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती चली आ रही थी वैसे वैसे मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि मेरे पीछे कोई लड़के हैं या कोई औबाश नौजवान है जो चलते चले आ रहे हैं, यानी उन्होंने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया है। पहले तो ये समझी कि शायद वहम है और ये भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने ऑब्ज़र्व किया तो इनको यकीन हो चला कि वो जो लड़के हैं वो 3 लड़के हैं और वो इनके मुसलसल पीछे चल रहे हैं। वो इनको कोई गलत लड़की या गलत औरत समझ रहे हैं और बहुत सारी आवाज़ें उन लड़कों ने इनकी तरफ देना शुरू कर दी, यानी मुख्तलिफ़ नामों से इनको पुकारने लगे। अब ये बहुत शदीद डरी हुई थी। एक तो इनके फ़ादर की तबीयत ख़राब थी, दूसरा इतनी रात हो रही थी, तीसरा ये कि अजीब से लड़के इनके पीछे लग चुके थे और दूर दूर तक ना किसी बंदे का नामो निशान था, ना कोई मौजूद था। अब जब इनको यकीन हो चला कि ये जो लड़के हैं ये मुसलसल इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और इनसे बात करना चाह रहे हैं या उनके इरादे ठीक नहीं हैं, तो उन्होंने देखा कि सामने दूर एक बरगद का दरख्त नज़र आ रहा है। अब ये बताती है वो बरगद का दरख्त मैंने जैसे ही देखा तो उसके बराबर में बिल्कुल एक दीवार थी। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाके ना बरगद के दरख्त की तरफ छुप जाऊंगी या उसके पीछे छुप जाऊंगी और अगर हो सका तो दीवार से अंदर की तरफ चले आऊँगी। ये लड़के ज़रा आगे गुजर जाएंगे तो मैं वापस बाहर आ जाऊँगी।
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनको अपनी इज़्ज़त की भी फ़िक्र थी और बहुत सारे मामला थे, बेचारी अकेली थी हैं। खैर, जैसे ही बरगद का दरख्त शुरू हुआ तो इन्होंने फ़ौरन से वो जो इतना बड़ा तना था उसके पीछे लेफ़्ट साइड पे मुड़ी और इन्होंने दीवार के आगे पीछे देखना शुरू कर दिया कि इनको कोई जगह नज़र आ जाए तो ये दीवार से अंदर की तरफ चले जाएँ। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जैसे ही ये बरगद के दरख्त के पीछे गईं तो उन्होंने देखा कि दीवार जो है वो बहुत ऊंची है और वहाँ से अंदर की तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक अजीब परेशानी के आलम में थी क्योंकि पीछे जो लड़के थे वो बाश थे, वो इनके पीछे लगे हुए थे। अब इस तरफ अंधेरा था, बेचारी आगे जाती तो इनको डर था कि वो लड़के कहीं इनके साथ ज़बरदस्ती ना करें या इनको अपने साथ लेके ना चले जाएँ कहीं उठा के। बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी फ़िक्र इनके जहन में मौजूद थी कि इसी दौरानी में वो जो लड़के थे वो बिल्कुल दरख्त के पीछे आके खड़े हो गए और इनके ऊपर बहुत सारे जुमले कसने लगे या मुख्तलिफ बातें करने लगे और कहने लगे कि तुम दरख्त के पीछे छुपी भी हो, हमें पता है, अब तुम हमसे बच के कहाँ पे जाओगी। जब इन्होंने ये सारी बातें सुनी तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ज़ाहिर सी बात है इनको अब यकीन हो चला था कि ये इन लड़कों से नहीं बच पाएंगी। ये बहुत बुरी तरह रोने लगी, अल्लाह से दुआ करने लगी कि इसी दौरानिए में इनको महसूस हुआ जैसे बरगद का जो दरख्त है, यानी जिस दरख्त के नीचे खड़ी हुई हैं, तो उस दरख्त के पत्ते जो है ना बहुत बुरी तरह हिलना शुरू हो गए और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दरख्त के ऊपर कोई मौजूद है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो अपने आप को आगे पीछे कर रही है। जैसे बिल्ली वगैरह होती है या कोई जानवर होता है या कभी कौवे वगैरह होते हैं, वो अगर मूवमेंट करें और दरख्त के पत्तों के दरमियान मौजूद हो तो एक आवाज़ क्रिएट होती है। वैसे ही आवाज़ आ रही थी और ये बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनको अपने वालिद की भी फ़िक्र थी, अपनी इज़्ज़त की भी फ़िक्र थी और एक अजीब आलम था जो इनके ऊपर तारी था और वो जो लड़के थे मुसलसल आवाज़ें दे रहे थे। अब ये बताती है जैसे ही ऊपर से आवाज़ आना शुरू हुई है तो एकदम से मैंने देखा कि कोई वजूद है जो दरख्त के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और बाकायदा जैसे जैसे वो नीचे आता चला जा रहा है तो पता चल रहा है कि कोई 7, 8 या 9 फीट का कोई आदमी है जिसने एक ब्लैक कलर की चादर ओढ़ी हुई है और वो नीचे उतर के आ गया है। अब जैसे ही वो दरख्त से नीचे उतरा है तो ये बताती है कि इनको उसकी बैक साइड नज़र आ रही थी, जबकि वो जो लड़के थे वो इनके फ्रंट साइड पे उतरा था। ये बताती हैं कि पीछे से बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि 7, 8 या 9 फीट का कोई बहुत ही कोई लंबा सा आदमी है जो उन लड़कों की तरफ देख रहा है। और वो जो लड़के थे उनकी आवाज़ निकलना बंद हो गई, उनकी आंखें फटी की फटी जा रही हैं और एकदम से उन तीनों ने कपकपाना शुरू कर दिया और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि तीनों को फालिज का अटैक हो चुका है। खैर, वो जो लड़के थे वो देखते ही देखते तीनों नीचे गिरे और तीनों के तीनों बेहोश हो गए। अब ये बताती है कि वो जो आदमी था, जब ये लड़के बेहोश हो गए तो वो वापस पलटा और उसने मेरी तरफ देखा और जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने देखा कि वो जो आदमी है उसका जो है वो सिर्फ धड़ मौजूद है और उसका सर मौजूद नहीं है। यानी कि बेसिकली इनके सामने जो खड़ा हुआ है वो एक सरकटा है और उसका सर के नीचे का हिस्सा मौजूद है और सर मौजूद नहीं है। ये बताती है कि मेरे सामने एक अजीब मंजर था, यानी कि मेरे सामने एक सरकटा खड़ा हुआ है और मुझे उससे डर नहीं लग रहा। ये बताती है कि 5 से 6 सेकंड तक मैं उसको देखती रही और उसके बाद वो देखते ही देखते गायब हो गया और जैसे ही वो गायब हुआ तो मेरी सेंसेस बहाल हुई, मेरी समझ में आया कि मेरे सामने जो कुछ हुआ है ये कितना अजीब है। खैर, ये बताती है कि मैं वापस मुड़ी और मैंने अपना जो अपार्टमेंट था उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते में आयतुल कुर्सी पढ़ती रही और एक अजीब सा इत्मीनान था जो मेरे चेहरे पे मौजूद था। यानी मुझे ऐसा लग रहा था या मुझे इम्प्रेशन आया था कि ये जो सरकटा आया था या ये जो अजीब सी मखलूक थी जो दरख्तों में से निकल के आई थी और जिसका सर मौजूद नहीं था, वो बेसिकली मेरी मदद के लिए आई थी। बहरहाल ये बताती है मैं घर गई, घर जाके मैं बहुत मुतमईन थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला ने गैब से मेरी मदद की है, क्योंकि अगर ये सरकटा, ये अजीब सी मखलूक अभी इन लड़कों के सामने नहीं आती तो हो सकता है वो मुझे नुकसान पहुंचाते, मेरी इज़्ज़त को नुकसान पहुंच सकता था। ये बताती है उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो मेरी वालदा भी परेशान थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो चुकी थी और घर जाके मैंने अपनी वालदा को सारा का सारा इंसिडेंट जो था वो बताया। ये बताती है कि मेरी वालदा का भी यही कहना था कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद के लिए किसी मखलूक को भेजा था और उसी मखलूक ने आके तुम्हारी मदद की है, अगर वो मखलूक नहीं आती तो तुम्हें नुकसान हो सकता था। ये बताती है कि मेरी जो तबीयत थी वो बिल्कुल नॉर्मल रही और मेरे दिल और दिमाग में एक इत्मीनान था कि वो जो भी मखलूक थी वो मेरी मदद के लिए आई थी। खैर, ये बताती है कि इसी तरह मज़ीद कुछ दिन गुजर गए और मैं कोशिश करने लगी कि रात के टाइम में ख़ास तौर पे 10 बजे तक घर आ जाऊँ। अब बहरहाल 2-3 महीने लगे, मेरे वालिद की जो तबीयत थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसके बाद जो हमारा मलीर वाला घर था या बंगला था, हम लोग वापस वहाँ पे चले गए। ये बताती हैं कि इसी तरह एक रात थी, शदीद बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और मलीर में भी हमारी लाइट गई हुई थी। तो मैं छत पे मौजूद थी, बारिश को एंजॉय कर रही थी कि एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी छत के जो सामने वाला हिस्सा है, यानी जो गार्डन है, वहाँ पे कोई मौजूद है या कोई वॉक कर रहा है। अब जब मैं मुसलसल गौर करती रही तो मुझे वैसे ही महसूस होने लगा कि 7, 8 या 9 फीट का कोई लंबा सा आदमी है जिसने अगेन वही ब्लैक कलर की चादर पहनी हुई है और उसका जो मुंह है वो सामने की तरफ है, मैं उसकी बैक साइड देख पा रही हूँ। और कुछ देर बाद ऐसे ही होता है कि वो पलटता है और पलट के जब मेरी तरफ देखता है तो वही मंजर मैं दोबारा देखती हूँ
कि उस आदमी की गर्दन मौजूद नहीं है, यानी उसका धड़ मौजूद है लेकिन उसका सर मौजूद नहीं है, और वही ब्लैक कलर की उसने चादर पहनी हुई है। अब ये बताती हैं कि दोबारा मैंने मुसलसल आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की, तो देखते ही देखते वो जो मखलूक थी या वो जो आदमी था या वो जो सर कटा था वो फिर से गायब हो गया। ये बताती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से ही पाक साफ़ रहती थी, नमाज का ख्याल रखती थी, ज़िक्र अस्कार करती थी, और मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं आज भी ज़िक्र अस्कार करती हूँ, पाक साफ़ रहती हूँ। और ये शायद इसी वजह से था कि मुझे 2 दफ़ा ज़िंदगी में वो सर कटा या वो अजीब सी मखलूक नज़र आई, और उसने मुझे डराने के बजाय या मुझे नुकसान पहुँचाने के बजाय मेरी मदद की, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अगर वो मेरी मदद नहीं करता तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होती। गैद आज की जो दूसरी स्टोरी है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये स्टोरी हमें मिस कशफ महमूद साहबा ने भेजी है, और ये जो जिक्र करती हैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का जिक्र करती हैं। ये बताती हैं कि इनके फादर के जो ग्रैंडफादर थे वो जो है घोड़ा गाड़ी चलाया करते थे, और घोड़ा गाड़ी जो चलाते थे तो वो यानी अक्सर लोग उनसे एडवांस में बुकिंग करा लेते थे, यानी किसी दूसरे शहर में जाना है या किसी तकरीब में जाना है तो उनको 1-2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि जी कल आपने कोई काम नहीं करना, कल आप हमारे साथ जाएंगे, उसका जो आने जाने का पैसा है वो हम आपको दे दिया करेंगे। अब ये बताती हैं कि इसी तरह की इनको एक बुकिंग मिली, और वो जो बुकिंग थी वो एक गांव से दूसरे गांव की थी, और इस गांव से दूसरे गांव का जो डिफरेंस था तकरीबन 35 किलोमीटर के दरमियान था। अब पुराना दौर था, नॉर्मली जो शादियां वगैरह हैं वो दिन में हुआ करती थी, तो ये तय हुआ था कि सुबह 11 बजे तक निकल जाएंगे और फिर दिन में वहाँ पे पहुँचेंगे, शादी अटेंड करेंगे, और मगरिब या उससे कुछ पहले या मगरिब के बाद जो है वापस निकल जाएंगे। अब एज़ पर प्लान जो है वो चले गए, और वहाँ पे ये लोग टाइम पे पहुँच भी गए, लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो शादी वगैरह का सिलसिला था या जो शादी होनी थी या निकाह होना था उसमें लग गई थोड़ी सी देर, और शादी वगैरह से फ्री होते होते इनको तकरीबन रात के 7:30 बज गए। और ये जो पुराना दौर था उसमें 7:30 बजे का मतलब था कि तकरीबन आधी रात, क्योंकि नॉर्मली जो लोग थे वो जल्दी जल्दी अपने घरों में चले आते थे, सो जाया करते थे। अब क्योंकि शादी भी इम्पॉर्टेंट थी और इनके जो ग्रैंडफादर थे उनको बुकिंग एडवांस में मिली हुई थी, पैसे भी अच्छे खासे दिए गए थे, लिहाजा उन्होंने भी कोई रिटेलिएशन इस तरह की नहीं शो की। उन्होंने बोला ठीक है, अगर 1-1.5 घंटा ऊपर हो गए कोई मसला नहीं है, हम निकल जाएंगे। अब भी ये बताते हैं कि जैसे जैसे ये लोग अपने गांव की तरफ जाने के लिए निकले तो ये 35 या 30 किलोमीटर का रास्ता था, और नॉर्मली ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 घंटे में 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बीच में कच्चा रास्ता भी था और बहुत सारी अनइवन जगहें भी आती थी। खैर बहरहाल ये अपने गांव की तरफ निकल गए, और मगरिब ऑलरेडी हो चुकी थी, सर्दियों के दिन चल रहे थे, और वही आलम था कि दूर दूर तक ना कोई बंदा था ना बंदे की ज़ात थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, और ये जो बूंदाबांदी थी ये शदीद बारिश में तब्दील हो गई। खैर ये लोग खुरामा खुरामा अपना जो सफ़र है वो तय कर रहे थे, और इनकी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है ये पहुंच जाएं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग गीले हो चुके थे, इनका सामान वगैरह भी गीला हो चुका था। शादी का मज़ा अपनी जगह, लेकिन ये जो वापसी की परेशानी थी इसने सारा का सारा मज़ा जो है वो ज़ाइल कर दिया था। खैर इनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि मुश्किलात बढ़ती चली आ रही हैं, और अब बाकायदा पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया था। और जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो आपको पता है कि फिर उसकी रफ्तार जो होती है घोड़ा गाड़ी की वो भी स्लो हो जाती है, घोड़ा भी इतना ज़्यादा तेज़ नहीं चलता। खैर बहुत सारी फ़िक्रें थी जो इनको लाहक थी, और अब ये परेशानी के आलम में आ चुके थे। तो इन्होंने देखा कि जो ये रोड सीधा सीधा जा रहा है, इसी रोड पे तकरीबन आगे की तरफ यानी 6-7 फीट के फासले पे इन्होंने देखा कि कोई एक अजीब सी चीज़ पड़ी हुई है, जो बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई गोश्त का लोथड़ा हो या कोई गोश्त का टुकड़ा हो। जब इन्होंने देखा तो अपना तांगा इन्होंने रोक दिया और ये आगे की तरफ देखने लगे, क्योंकि जाहिर सी बातें इसी के ऊपर से चलते हुए इनके घोड़े को या इनके तांगे को गुजरना था। तो ये गौर कर रहे थे कि हो सकता है किसी जानवर ने किसी और दूसरे जानवर को खाया हो, तो उसके गोश्त का टुकड़ा यहाँ फेंक दिया हो। लिहाजा इन्होंने सोचा कि मैं उतरता हूँ तांगे से, और उतर के जो गोश्त का टुकड़ा या लोथड़ा इसको मैं साइड में कर देता हूँ या यहाँ से हटा देता हूँ। खैर जैसे ही इनके ग्रैंडफादर जो थे वो उतरे और उतर के आगे की तरफ गए, तो उन्होंने जब गौर किया तो उन्होंने देखा कि वो बाकायदा किसी एक इंसान का सर है जो वहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी उसका जो सर है वहाँ पे मौजूद है और बाकी जो धड़ है वहाँ पे मौजूद नहीं है। और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी ने ताज़ा ताज़ा इसका कत्ल किया है या इसकी जो गर्दन है वो उसके जिस्म से अलग की है। उसके साथ साथ जो बारिश की बूंदें थी वो इस पर पड़ रही थी और उसमें से बाकायदा खून निकल रहा था, यानी कि जो पानी था उसके सराउंडेड एरिया में वो सारा खून आलूद हो चुका था। खैर ये एक अजीब सा मंदिर था जो ये लोग देख रहे थे। अब इनके साथ जो फैमिली मौजूद थी जिसकी बेसिकली शादी में गए थे या जिनके साथ गए थे, तो उनको भी बुला के इन्होंने दिखाया कि भाई देखें ऐसा अजीब सा मामला हुआ है, अब हम क्या करें? क्या हम इसकी बॉडी को तलाश करें या इस सर को हम साइड में करें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएं?
अब वो जो फैमिली बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि हमें इस चक्कर में ना पड़ना बेहतर है, बेहतर ये है कि हम इसको साइड में करें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले आएँ, क्योंकि रात के इस पहरे में सिर्फ सर का मिलना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। अब ये सुन के इनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने ये सोचा कि ठीक है हम लोग इसको साइड में कर देते हैं। लिहाजा वो जो सर था उन्होंने किसी भी लकड़ी से या किसी भी स्टिक से साइड में किया और अपना घोड़ा वहाँ से गुजारते हुए अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। अब ये बताती हैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनको अब महसूस हो रहा था जैसे पीछे इनको कोई फॉलो कर रहा है, क्योंकि जब पानी के अंदर कोई चलता है और अपने पाँव रखता है तो छम 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 करके इस तरह से आवाज़ आती है। इन लोगों को अपने तांगे के अलावा बाकायदा एक आवाज़ महसूस हो रही थी, जैसे कि जो बारिश का पानी जमा हो चुका है तो उस पानी में कोई चल रहा है और इनके साथ साथ या इनके तांगे के साथ मौजूद है। अब जब मुसलसल आवाज़ बढ़ती चली गई तो इन लोगों ने आगे पीछे देखना शुरू किया, और जब इन्होंने आगे पीछे देखना शुरू किया तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मुसलसल पाँव के कदम जो है वो पानी में रखने की आवाज़ें आती चली आ रही थी। अब ये एक अजीब सी उलझन थी जिसका शिकार थे, क्योंकि कोई भी ऐसा वजूद इनके सामने नहीं था, लेकिन कोई ना कोई आवाज़ थी जो ज़रूर आ रही थी। अब इन लोगों को मामले की नज़ाकत का जो है अंदाज़ा हो चुका था, लिहाजा इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, क्योंकि इनको पहले ही ऑलरेडी एक सर नज़र आ चुका था और अब इनको यकीन हो चला था कि कोई ना कोई एंटिटी या कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी इनके करीब मौजूद है, कोई ना कोई ऐसी मावराई मखलूक है जो अपनी प्रेजेंस शो कर रही है, अपने आप को रियलाइज़ करवा रही है कि मैं मौजूद हूँ, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। अब जैसे ये आयतुल कुर्सी पढ़ते आहिस्ता आहिस्ता करके आवाज़ कम हो जाती और जब ये आयतुल कुर्सी पढ़ना रोकते तो दोबारा से आवाज़ आने लगती। ये एक अजीब कश्मकश में थे और इनकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें कि इसी दौरानिया में इन्होंने देखा कि जिस रास्ते पे चलते चले आ रहे थे उसी रास्ते पे तकरीबन 15 से 20 फीट के फासले पे कोई खड़ा हुआ है, और वो जो भी खड़ा हुआ है बड़ा लंबा सा शख्स है, दूर से अंदाज़ा हो रहा है कि कोई लंबा आदमी है। बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता करके उसके जब करीब पहुँचे तो घोड़ा खुद ब खुद उसके करीब जाने के बजाय चीखने लगा या चिल्लाने लगा। अब घोड़े गए बिहेवियर देख के बड़े परेशान थे, और एक बात इन्होंने सुन रखी थी कि कभी भी कोई इस तरह की मखलूक़ात हों तो वो कुत्तों को या इस तरह के जानवरों को बहुत आसानी से नज़र आती हैं। ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि घोड़ा मज़ीद आगे बढ़े और ये जो शख्स सामने खड़ा हुआ है इसको हम साइड में से गुजरते हुए क्रॉस करके चले आएँ। खैर वो जो घोड़ा था वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इन्होंने सोचा कि मैं उतरता हूँ, उतर के देखता हूँ कि इस शख्स को क्या प्रॉब्लम है या रास्ते में क्यों खड़ा हुआ है। खैर ये जैसे ही उतरते ही इन्होंने उसको कहा कि भाई साहब आप रास्ते में क्यों खड़े हैं, आप ज़रा साइड में हो जाएं ताकि हमारा घोड़ा यहाँ से गुजर जाए। तो उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये मज़ीद आगे बढ़े और इन्होंने सोचा कि मैं इसको एक और बार रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, हो सकता है साइड में हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की, लेकिन वो जो शख्स था वो ना कोई जवाब दे रहा था ना साइड में हो रहा था। खैर जब उसने 2 दफ़ा कोई जवाब नहीं दिया ना साइड में हुआ तो इन्होंने सोचा कि मैं खुद जाता हूँ और उसको धक्का दे के साइड में कर देता हूँ। अब ये सोच के जैसे ही आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि वो जो शख्स है उसने एक ब्लैक कलर की चादर ओढ़ी हुई है, और वो जो चादर है वो उसके चारों तरफ लिपटी हुई है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसने अपने पूरे जिस्म को उस चादर के अंदर छुपाया हुआ है। खैर जैसे ही उसके मज़ीद करीब पहुँचे इनका इरादा था कि इसको धक्का देंगे, पीछे हट जाएगा, फिर ये अपना तांगा या घोड़ा लेके वहाँ आगे बढ़ जाएंगे। इसी दौरान वो जो शख्स था उसकी चादर नीचे गिर गई, और जैसे ही उसकी चादर नीचे गिरी तो ये बताते हैं कि इन्होंने देखा कि वो जो शख्स है उसका सर मौजूद नहीं है, उसका धड़ है यानी गर्दन से नीचे का हिस्सा मौजूद है, लेकिन उसका जो सर है वो मौजूद नहीं है। यानी बेसिकली ये जो इनके सामने खड़ा हुआ है ये एक सरकटा इंसान है। अब जब इन लोगों ने ये मंजर देखा तो इनकी हालत गैर हो गई। इन लोगों ने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जब ज़ोर ज़ोर से इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो शख्स था वो आहिस्ता आहिस्ता करके साइड में हुआ, और वो जो बीच में खेत थे या रास्ता था उस तरफ चलना शुरू कर दिया उसने। अब ये बताते हैं कि 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ही वो जो शख्स था वो इनकी आंखों से ओझल हो चुका था, और इन्होंने जितना तेज़ हो सकता था अपने घोड़े को दौड़ाया, अपनी गाड़ी को दौड़ाया, और जैसे तैसे करके अपने गांव पहुंचे, अपनी मंजिल पे पहुंचे। खैर जब गांव वालों से या इलाके वालों से उन्होंने इस वाक़े का जिक्र किया तो वहाँ पे जो उस वक्त के बुज़ुर्ग मौजूद थे उन्होंने बताया कि भाई कहा जाता है कि गए वक्तों में यहाँ पे एक मज़दूर का या एक किसान का जो है कत्ल किया गया था, और उसकी गर्दन को बाकायदा छुरी से या किसी तेज़दार आले से अलग कर दिया गया था। तो अक्सर लोगों ने यही शिकायत की है कि रात में जब भी वो लोग वहाँ से सफ़र करते हैं या आ रहे होते हैं तो वही मज़दूर या वही शख्स जिसकी गर्दन अलग की गई थी वो नज़र आता है, और उसने जो शक्ल इख्तियार की हुई होती है वो एक सरकटे की हुई होती है। अच्छा, आज की जो तीसरी स्टोरी है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये भी सरकटा बेस्ड है। फेडरल एरिया ब्लॉक 17 है, 17 नंबर। वहाँ पे एक बहुत मशहूर जगह है हॉकी ग्राउंड। तो ये स्टोरी हमें शहजाद साहब ने भेजी है, और शहजाद साहब जो है बताते हैं कि इनका जो घर है वो उस हॉकी ग्राउंड के सामने मौजूद है। ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि इनके जो कज़न्स वगैरह हैं या इनके फ्रेंड जो हैं वो रात में आते थे,
जैसे रुकने आते थे इनके कज़न्स या इनके दोस्त आए हुए होते थे, तो ये हॉकी ग्राउंड में आ जाते थे, वहाँ आके खेलते थे और जो भी टाइम पास है वो करते थे। लेकिन जैसे जैसे रात हो जाती थी, यानी 7, 8 या 9 बजे तक का टाइम हो जाता था, तो इनके पेरेंट्स जो है वो सख्ती किया करते थे कि भाई अब रात हो गई है, वापस आ जाओ। एक दफ़ा ये बताते हैं कि ऐसा हुआ कि इनके जो पेरेंट्स थे वो गए हुए थे शादी में। इनका जो है वो एक और कज़न था, वो आया हुआ था, वो भी शादी में नहीं गया था और ये भी शादी में नहीं गए थे। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग जो हॉकी ग्राउंड है वहाँ चले आते हैं। अब वो जो हॉकी ग्राउंड बेसिकली मौजूद है, तो जो लोग वहाँ पे 17 नंबर में या ब्लॉक 17 में रहा करते हैं, उनको पता होगा कि इस हॉकी ग्राउंड के साथ एक स्टेडियम मौजूद है, यानी जो वहाँ पे क्राउड आता है उन लोगों के बैठने के लिए एक जगह बनी हुई है। खैर ये बताते कि हम दोनों थे और खेल लेते, खेलते खेलते हम लोगों को पता नहीं क्या हुआ, हालांकि रात के 8:30, 9, 10 बजे का टाइम था। हम लोग बातें करते करते, खेलते खेलते वो जो स्टेडियम था वहाँ पे चले गए और वहाँ की स्टेयर्स पे जाके हम लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। अब ये बताते हैं वो जो स्टेडियम थे वहाँ की स्टेयर्स पे खेलना तो ठीक था, लेकिन वो जो स्टेडियम था उसके नीचे बहुत सारे रूम मौजूद थे जो आज भी मौजूद हैं। और वो जो रूम थे उन पे कोई डोर वगैरह पहले मौजूद नहीं थे। अब तो कहा जाता है कि वहाँ पे दरवाजे लगा दिए गए हैं, उनको लॉक कर दिया गया है। खैर उस वक्त वो जो रूम थे वो ओपन थे, यानी कोई भी अंदर जा सकता था, आ सकता था। खैर वहाँ पे ना दूर दूर तक ना कोई बंदा था, ना बंदे की ज़ात थी। अब ये बताते हैं कि मैं और मेरा कज़न बारी बारी करके वो जो रूम थे वहाँ पे जाने लगे और एक एक करके चेक करने लगे। पहले हम पहले रूम में गए, जितनी रोशनी अवेलेबल थी उसके हिसाब से हम जायज़ा ले रहे थे। तो वहाँ पे पुरानी कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, कुछ किताबें पड़ी हुई थी और बहुत सारा कचरा भी वहाँ पे अंदर रूम में पड़ा हुआ था। खैर इसी तरह हम फिर दूसरे रूम की तरफ गए। वहाँ पे जब हम गए तो हमने देखा कि वहाँ पे कोई बहुत पुराना सा कूलर रखा हुआ है। उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़े, तीसरे रूम की तरफ गए। जब हम तीसरे रूम की तरफ गए तो हमें ऐसा लगा जैसे ही हम रूम के अंदर एंटर हुए तो कोई रूम के कोने में मौजूद है जो एकदम पीछे हटा है। अब हमारी टीनेज थी, जज्बा था, बहुत सारी चीज़ें जहन में थीं, तो हम समझे कोई चोर है या कोई हीरोइंची है जो यहाँ पे आके बैठ गया है। लिहाजा हम बोलने लगे कि कौन है वहाँ पे, जो भी है वो सामने आ जाए, अगर वो सामने नहीं आएगा तो हम पुलिस को बुला लेंगे। ये हमने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दिया था, जाहिर सी बात है पुलिस को तो नहीं बुला सकते थे ना, इस चक्कर में हम पढ़ते। जब उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, तो हमने दोबारा बोला कि तुम कौन हो, हमें पता है यहाँ पे कोई मौजूद है, अगर तुम सामने आ जाओगे तो ठीक है, अगर नहीं आओगे तो हम जा रहे हैं, पुलिस को बुला के लेके आते हैं। अब ये बताते हैं कि दूसरी दफ़ा भी कोई जवाब नहीं आया। ये बताते हैं कि जब हमने तीसरी दफ़ा आवाज़ दी तो हमने देखा कि वहाँ से कोई चलना शुरू हुआ है, यानी जो रूम का कोना था उधर शायद एक वॉशरूम मौजूद था, क्योंकि इस कदर अंधेरा हो रहा था हमारी समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल वहाँ से किसी ने चलना शुरू किया तो हमें यकीन हो चला कि कोई ना कोई चोर है या इस तरह का बंदा है जो वहाँ पर मौजूद है। खैर ये बताते हैं जैसे जैसे वो शख्स करीब आया तो सबसे पहले हमारी नज़र जो थी उसके पाँव पे पड़ी। हमने देखा कि उसने बूट पहने हुए, जैसे कदीम दौर में गए वक्तों में अंग्रेज़ पहना करते थे, या अंग्रेज़ी जो फ़ौज होती थी वो जिस तरह के बूट पहनती थी वैसे बूट पहने हुए। बहरहाल जैसे जैसे वो मज़ीद आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे उसके कपड़े हम पे नुमायाँ होते चले गए। हमने देखा कि उसने बाकायदा एक कुर्ता शलवार टाइप के कपड़े पहने हुए, और फिर मज़ीद जब वो आगे आया तो उसका सीना नज़र आने लगा। तो हमने देखा कि उसके सीने पे उसने एक अजीब सा लॉकेट नुमा पहना हुआ है। उस लॉकेट के अंदर जो है बहुत सारी छुरियाँ लगी हुई हैं। अब जब वो मज़ीद आगे हुआ तो हमने देखा कि उसकी गर्दन तक का तो हिस्सा मौजूद है, लेकिन गर्दन के ऊपर का कोई हिस्सा मौजूद नहीं है, यानी हमें गर्दन तक नज़र आ रहा है, यानी जो भी हमारे सामने खड़ा हुआ है वो एक सरकटा है, उसकी गर्दन और उसके नीचे का हिस्सा मौजूद है और गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है वो मौजूद नहीं है। अब जब हम दोनों ने मुश्तरका तौर पे ये देखा तो हम दोनों की चीख निकली और हम वापस पलटे और जितना तेज़ हो सकता था वहाँ से भागे। जैसे तैसे गिरते पड़ते हमने ग्राउंड क्रॉस किया और जल्दी से आके अपना दरवाज़ा पीटने लगे। अब ये बताते हैं कि मुसलसल दरवाज़ा पीट रहे थे और बार बार पलट के पीछे की तरफ देख रहे थे कि कहीं वो जो सर कटा था या वो जो ऐसा शख्स था जिसका सर मौजूद नहीं था वो हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। तो वाकई में ऐसे ही था कि स्टेडियम के बराबर में वो खड़ा हुआ हमें देख रहा था, यानी कि उसका सर तो मौजूद नहीं था, लेकिन उसका जो रुख था वो हमारी तरफ था और उससे पता चल रहा था कि वो हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है या वो हमें देख पा रहा है। खैर इसी दौरानिए में इनके घर में जो भी अफराद मौजूद थे, जो भी इनकी दादी वगैरह थी, उन्होंने गेट खोला और ये जल्दी से अंदर गए। अंदर जाके इन्होंने अपनी दादी को, अपनी फैमिली को जो भी वाक़या था वो बताया। ये बताते कि उन्होंने इनके ऊपर दम वगैरह किया और पड़ा हुआ पानी इनको पिलाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बताते तकरीबन 1 हफ़्ते तक हम शदीद बीमार रहे और इनके जो घर वाले थे उन्होंने इन पर शदीद किस्म की पाबंदी लगा दी थी कि मगरिब की अज़ान से पहले पहले आपको घर में आ जाना है और मगरिब की अज़ान से लेके सुबह फजर तक आपको ना बाहर जाना है ना बाहर घूमना है, ख़ास तौर पे इस ग्राउंड में या इस स्टेडियम में या इसके जो रूम्स वगैरह मौजूद हैं उनमें नहीं जाना है। साथ साथ ये बताते हैं कि आज भी वो स्टेडियम मौजूद है, वहाँ पे वैसे ही रूम्स मौजूद हैं, वैसे ही कचरा पड़ा हुआ है और वैसे ही वो सुनसान और वीरान रहता है।
अब ये नहीं पता कि जो सरकटा हमें नज़र आया था वो वहाँ पे रहता है या नहीं रहता। गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं वो सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।